हेलो फ्रेंड्स, एमपी पुलिस साइंस सीरीज़ का हमारा 16वां वीडियो है। इस वीडियो में हम 30 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको यह प्रश्न याद करते हुए चलना है, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम्स में भी आपको ये प्रश्न रिपीट होते नज़र आएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो यहाँ पर 4 द्रव दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर देना है दाहक सोडा। अब ये हमारे दिमाग में कैसे आया कि जो दाहक सोडा होता है यही विद्युत का सर्वोत्तम चालक होते हैं, जो 3 अन्य दिए ये नहीं होते। तो जो दाहक सोडा होता है, आप देखिए यहाँ पर सोडा बोला है। सोडा एक प्रकार का क्षार होता है जिसमें OH आयन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सोडा एक प्रकार का क्षार होता है जिसमें OH आयन होते हैं, और जहाँ पर आयन होते हैं वह द्रव विद्युत का चालक होता है। तो आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो दाहक सोडा, क्योंकि इसके अंदर आयन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सरल यंत्र है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होगा। खरपतवार हटाना है और खेतों में मिट्टी को ढीला करना है, तो कौन से यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो वहाँ पर कुदाल का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है, खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए कुदाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्लास्टिक का फुट्टा सूखे बालों से रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। तो ऐसा क्यों करता है वो। आप सभी ने बचपन में देखा होगा कि स्केल प्लास्टिक का जो होता था स्कूल टाइम में, आप यदि इसको बालों से रगड़ते थे और कागज के टुकड़ों के पास उसको ले जाते थे, तो जो कागज के टुकड़े होते थे स्केल की तरफ आकर्षित होते थे। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि स्केल पर ऋण आवेश आ जाता है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कभी यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्लास्टिक का स्केल या प्लास्टिक का फुट्टा, और आपको आगे और देखने को मिलेगा कांच की छड़। तो इसी प्रकार आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने दिमाग में। यह प्लास्टिक की बात हो रही है, तो प्लास्टिक को जब बालों से रगड़ा जाएगा तो प्लास्टिक पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, जिसके कारण कागज इसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो प्लास्टिक को बालों से रगड़ने पर प्लास्टिक में कौन सा आवेश आता है, आपको सीधी सी बात यही याद रखना है कि प्लास्टिक में ऋण आवेश आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी वाहिकाएं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय की ओर ले जाती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर में कौन सी वाहिकाएं है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से दिल की ओर ले जाती है। तो इसका नाम हो जाएगा सिराए। जो सिराए होती है उसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। आपको ध्यान रखना है, जो पूरे बॉडी से जो दिल के पास फेफड़ों में जो ब्लड लेके आता है उस तंत्र को हम बोलते हैं, उन वाहिका को हम बोलते हैं सिराए। तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि सिराओं में जो खून का प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर होता है, यह निम्न होता है, और धमनियों में प्रेशर उच्च होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सिराओं में प्रेशर निम्न होता है, धमनियों में प्रेशर उच्च होता है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अशुद्ध रक्त जो होता है सिराओं में बहता है, और जो शुद्ध रक्त होता है वह धमनियों में बहता है। तो जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई रहेगी वह रक्त अशुद्ध होगा, और वह रक्त सिराओं में बहेगा। और जिस रक्त में ऑक्सीजन मिली हुई रहेगी वह धमनियों में बहता है। और धमनियां दिल से पूरे शरीर में रक्त का परिवहन करती है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाए, कमेंट भी करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। यह जितने भी प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं यह सब MP पुलिस की एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं। तो एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 गुणा 10 की घात 6। आपको ध्यान रखना है, 10 की घात -6 मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर होता है। आपको ध्यान रखना है, माइक्रोन को 10 की घात -6 कहा जाता है। यहाँ पर 10 की घात -6 है, 6 नहीं है, 6 माइनस में है। आपको ध्यान रखना है, 6 यहाँ पर प्लस में नहीं है, माइनस में है। तो माइक्रोमीटर या माइक्रोन 10 की घात -6 को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
वह बल की गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो यहां पर पूछा गया है ऐसा बल जो वस्तु की गति का विरोध कर रहा है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे घर्षी बल। घर्षण के कारण आपने देखा होगा, घर्षण के कारण वस्तुएं रुक जाती है, आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। यदि आप नीचे चिकनाहट जनरेट करते हो, चिकनाहट डाल देते हो, तो वहां पर घर्षण कम हो जाता है और आपको बल कम लगाना पड़ता है क्योंकि घर्षी बल वहां पर कम हो जाता है। तो ऐसा बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है, आपको ध्यान रखना है, ऐसा बल जो वस्तु की गति का विरोध करे उसको घर्षण बल बोलते हैं या घर्षी बल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गर्मियों में दूध दही में जल्दी परिवर्तित हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के प्रश्न एमपी पुलिस में पूछे जाते हैं। तो गर्मियों में दूध दही में जल्दी परिवर्तित हो जाता है, जो दूध होता है वह दही में परिवर्तित हो जाता है जल्दी से गर्मियों के मौसम में। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको ध्यान रखना है, तापमान बढ़ने के कारण बैक्टीरिया में वृद्धि होती है। जो जब भी वातावरण का तापमान बढ़ता है तो बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, वहां पर बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन ज्यादा स्पीड से करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, तापमान जो होता है ये बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ाता है। तो यहां पर आपको एक और चीज ध्यान रखना है, यदि इसका तापमान ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। इसीलिए जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, जब रूम का तापमान बढ़ जाता है तो बैक्टीरिया की वृद्धि होने लग जाती है। यदि आप गैस पर उसको रख देते हो तो बैक्टीरिया मर जाएगा और दही नहीं जमेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों में जो रूम टेम्परेचर होता है ये बढ़ जाता है, जिसके कारण दूध दही में जल्दी परिवर्तित हो जाता है क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ साथ बैक्टीरिया की वृद्धि भी बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक विद्युत परिपथ के घटक है। तो जो विद्युत परिपथ होता है, जो विद्युत सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसके घटक कौन कौन से हैं? तो उसमें एक तार भी लगा होना आवश्यक है, स्विच भी उसके अंदर होना चाहिए और बैटरी भी उसके अंदर होना चाहिए। यह तीनों जब परिपथ में होंगे तभी उसको हम विद्युत परिपथ कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम दाएं हाथ की उंगली को अपनी बाईं कलाई के अंदर की तरफ रखते हैं तो हम धमक गतिविधियों को महसूस करते हैं जिसे नाड़ी कहते हैं। तो यह किस कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि जब हम लोग हमारे बाईं कलाई को पकड़ते हैं हमारे दाएं हाथ से तो हमें थोड़ी सी धमक महसूस होती है जिसको हम नाड़ी कहते हैं। तो ये किस कारण होता है? यह होता है धमनियों में रक्त प्रवाह के कारण। आपको ध्यान रखना है यह आपको क्यों महसूस होता है, क्योंकि धमनियों में रक्त का प्रवाह उच्च होता है, इसीलिए आपको वहां पर थोड़ी सी धमक महसूस होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो शायद आपको इसका उत्तर पता होगा कि प्रोटीन जब टूटता है तो कौन सा अम्ल बनता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रोटीन टूटता है, प्रोटीन का अणु जब टूटता है तो कौन सा अम्ल बनता है। यहां पर लिखा हुआ कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है। तो जो एमिनो अम्ल होता है यह प्रोटीन से बनता है। जब प्रोटीन टूटता है तो शरीर में एमिनो अम्ल बनता है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है आपको कमेंट करके बताना है। यदि आप कमेंट करके बताते हो तो इसका मतलब है कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, इसको समझ रहे हो, यहीं पे प्रश्न याद कर रहे हो। और यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोलियो के उन्मूलन में भारत सरकार द्वारा की गई पहल का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आगे रिपीट यह भी। तो पोलियो के उन्मूलन में भारत सरकार द्वारा की गई पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम है पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम। मैं यहां पर 2 से 3 बार इसीलिए कहता हूं क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज छप जाए। तो पोलियो के उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल का नाम क्या है? तो पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम इस पहल का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नलियों का जाल जिसे ट्रेकिया कहते हैं या ट्रेकिया कहलाता है, आपको ध्यान रखना है, नलियों का जाल ट्रेकिया कहलाता है। यह किसका श्वसन अंग है? एमपी पुलिस 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था, यह रिपीट 2017 में भी हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि नलियों का जाल जो ट्रेकिया कहलाता है किसका श्वसन अंग है? तो यह कीट का श्वसन अंग होता है। एक बार फिर से बोल देता हूं, नलियों का जाल जिसको ट्रेकिया कहा जाता है यह किसका श्वसन अंग है? तो यह कीटों का श्वसन अंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ
से जल और कुछ लवण का अवशोषण करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जो बिना पचे हुए खाद्य पदार्थों से जल और कुछ लवण को अवशोषित करता है। तो जो हमारे शरीर में बड़ी आंत होती है यह बिना पचे हुए खाने से जल और कुछ लवण को अवशोषित करती है। आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण है तो विगलन के टूट फूट के कारण तारों को प्रत्यक्ष रूप से छूना, एक ही गर्तिका से कई उपकरण जोड़ने से। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो आपको ध्यान रखना है, इसको याद करने वाला प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। एक परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण क्या है? तो विगलन के टूट फूट के कारण तारों को प्रत्यक्ष रूप से छूना, एक ही गर्तिका के से कई उपकरण जोड़ने के कारण परिपथ में अत्यधिक धारा बहती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी में रखा मार्बल बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पानी इस रूप में काम करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, एमपी पुलिस में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पानी में रखा मार्बल बड़ा दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि पानी इस रूप में कार्य करता है। तो भाई पानी किस रूप में कार्य करता है? तो पानी उत्तल लेंस के रूप में भी काम करता है और आवर्धक लेंस के रूप में भी काम करता है। आवर्धक मतलब बड़ा होना, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। तो उत्तल लेंस और आवर्धक लेंस के समान पानी कार्य करता है, इसलिए हमको मार्बल बड़ा दिखाई देता है। तो इसको अच्छे से याद करना है कि पानी में रखा हुआ मार्बल बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पानी उत्तल लेंस और आवर्धक लेंस के भांति काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा वर्णक रक्त में लाल रंग देता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप सभी को पता है, हीमोग्लोबिन इसका उत्तर है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है आपको कमेंट करके नीचे बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाए, देखिए फिर से उसी टाइप का प्रश्न पूछा गया है। जब कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाए तो कांच द्वारा अर्जित आवेश सांकेतिक रूप में माना जाएगा। तो प्लास्टिक को यदि हम लोग बालों से रगड़ते थे तो किस प्रकार का आवेश आता था? ऋणात्मक आवेश आता था। पर इस बार कांच लेकर आए हैं और इसको रेशम के साथ रगड़ रहे हैं, तो यहां पर कांच में धनात्मक आवेश आएगा। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कंफ्यूजन होता है। तो जो प्लास्टिक होता है यदि उसको हम बालों से रगड़ते हैं तो ऋण आवेश प्लास्टिक में आएगा, और यदि कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच में धन आवेश आएगा। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रोमियम को पदार्थों जैसे कार के भाग, साइकिल के हैंडल की छड़, रसोई चूल्हा, स्नान घर फिटिंग के विद्युत लेपन की में वरीयता देने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? आपने देखा होगा जो क्रोमियम का जो लेप होता है यह कारों में, साइकिल के हैंडल में, रसोई गैस के चूल्हे में, स्नान घर के जो फिटिंग होती है इसमें विद्युत लेपन का कार्य इसका करते हैं, क्रोमियम का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्रोमियम का। तो इसका कौन सा कारण नहीं हो सकता है? तो क्रोमियम चमकदार होता है, बिल्कुल होता है। आपको ध्यान रखना है, क्रोमियम के गुण इसमें आपको याद रखना है। तो क्रोमियम चमकदार होता है, बिल्कुल होता है। क्रोमियम में संक्षारण नहीं होता, बिल्कुल जंग वगैरह नहीं लगता है, धातु का लॉस इसमें नहीं होता है। क्रोमियम खरोंचों को रोकती है, बिल्कुल रोकती है। क्रोमियम लोहे की तुलना में सस्ती होती है, ऐसा नहीं है। क्रोमियम महंगी धातु है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए जहां भी क्रोमियम का लेप होता है वह प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है बढ़ जाती है। तो क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 24 होता है, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है। स्थिर गति से गतिमान एक वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से आप इसको एक बार पढ़िए, आपका यहां पर मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या पूछना चाह रहा है। स्थिर गति से गतिमान एक वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ होगा, तो यह होगा एक सरल रेखा में। तो आपको ध्यान रखना है, स्थिर गति से गतिमान एक वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? एक सरल रेखा होगा। अब इसको बताता हूं कैसे। आपने एक ग्राफ बनाया इस प्रकार से, यहां पर दूरी है और यहां पर समय है। तो देखिए स्थिर गति रखना है हमको, तो एक लाइन इस प्रकार से बना दो। तो इस ग्राफ से हमको क्या समझ में आ रहा है? देखिए यहां पर दूरी बढ़ रही है तो समय भी बढ़ रहा है, मतलब समय के साथ दूरी भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहे हैं साथ में। इसलिए यह स्थिर गति से गतिमान वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा
होगी। आपको समझ में आया होगा, यदि समय बढ़ रहा है समय के साथ साथ दूरी भी बढ़ रही है। यदि आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, समय भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आपकी दूरी भी बढ़ रही है उसी गति से, तो इसको स्थिर गति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवात के बारे में सही कथन को पहचानिए। तो भाई चक्रवात के बारे में सही कथन निम्न में से क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में वायु की दिशा दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज होती है, और उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज होती है। हमारी पृथ्वी दो गोलार्धों में बटी हुई है, तो जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर वायु की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर वायु की दिशा क्लॉकवाइज होती है, दक्षिणावर्त होती है। यह आपको ध्यान रखना है, इसी कारण चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध जल में यह घोलकर विद्युत का संचालन करवाया जा सकता है। अभी मैंने आपको इस टाइप का प्रश्न शुरुआत में भी बताया था, यदि जल में कोई आयन है तो वहां पर विद्युत का संचालन हो सकता है। तो देखिए वहां पर आपको OH आयन या हाइड्रोजन आयन मिलना चाहिए, जब जाकर वहां पर कुछ ना कुछ विद्युत का संचालन हो सकता है। यहाँ पर आपको कोई भी आयन, क्लोराइड का आयन हो सकता है, सोडियम का आयन हो सकता है, कोई भी आयन होना चाहिए आपके विलयन में। तो साधारण लवण जो होता है, मतलब हमारा जो नमक होता है, नमक यदि हम पानी में डाल देते हैं और उस पानी में हम बिजली का तार डालते हैं तो वहाँ पर आपको करंट लगने की ज़्यादा संभावना होती है। संभावना क्या होती है? लगता ही है करंट। तो आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध जल में यह घोलकर विद्युत संचालन करवाया जा सकता है। तो साधारण लवण घोल दो, जिसके कारण उसके अंदर विभिन्न प्रकार के आयन बन जाएंगे। यदि आप नमक पानी में डालते हो तो वहां पर क्लोरीन का आयन बनेगा और सोडियम का आयन बनेगा, जिसके कारण विद्युत प्रवाह उसके अंदर से होने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पार्क की स्लाइडों को नरम पॉलिश किया जाता है, क्यों? आपने देखा होगा पार्क में जो स्लाइड्स रहती है वहां पर नरम पॉलिश लगी हुई रहती है, क्योंकि जो बच्चे वगैरह उस पर खेले तो वहां पर उनको घर्षण में कमी लगे। तो पार्क की स्लाइडों को नरम पॉलिश क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पर घर्षण में कमी हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अचार को प्लास्टिक के पात्र या कांच की शीशियों में क्यों संग्रहित किया जाता है? एल्यूमिनियम के पात्रों में क्यों संग्रहित नहीं किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। MP पुलिस में आपको शुरुआत से बोलते आता हूँ, डेली लाइफ से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछा जाता है। तो अचार एल्यूमिनियम में क्यों नहीं रखते? सीधी सी बात है, क्योंकि अचार में उपस्थित अम्ल जो एसिड होते हैं वो एल्यूमिनियम से क्रिया कर लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम विभिन्न प्रकार के अम्लों से क्रिया करके वहां पर जहरीला प्रोडक्ट भी बना सकता है, जिससे हमारा अचार भी खराब हो सकता है और हमको भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काई और पर्णाक पुनरुत्पादित होते हैं। तो भाई जो काई और पर्णात होते हैं इनका पुनरुत्पादन कैसे होता है? तो यह बीजाणु के निर्माण से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना। काई और पर्णाक का पुनरुत्पादन कैसे होता है? तो बीजाणु के निर्माण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंभीर अभ्यास के दौरान पेशी ऐंठन के संचयन के कारण होता है। तो पेशी ऐंठन किसके संचयन के कारण होता है? आपने देखा होगा, आप रनिंग करते हो, यदि आप MP पुलिस की तैयारी करते हो तो आप रनिंग भी कभी कभी करते होगे। तो आप ज्यादा रनिंग करते हो तो आपके पैर दर्द देने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है आपके पैरों में लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन उत्तर नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहां जमा नहीं होता है, वहां पर सिर्फ लैक्टिक अम्ल जमा होता है। इसीलिए आपको पैरों में ऐंठन या दर्द होने लगता है, आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो गंभीर अभ्यास के दौरान पेशी ऐंठन किसके संचयन के कारण होता है? तो केवल और केवल लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दाब की SI इकाई क्या है? तो दाब की SI इकाई पास्कल है। दाब क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? जो दाब होता है ये होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स मतलब बल बटे क्षेत्रफल। जो दाब होता है ये क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल। यदि आप इसकी इकाई बनाना चाहे तो बल को आप लोग न्यूटन में मेजर कर सकते हैं, और जो क्षेत्रफल होता है इसको मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल कहते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 30 प्रश्नों पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।